let me start the presentation. और चूँकि ये ग्लोबल चीज़ें हैं और टॉपिक इज़ अ ग्लोबल, तो आई ऑलवेज सी कि ग्लोबल से लर्न करते हुए हाउ वी कैन गो टू लोकल, फ्रॉम लोकल टू लोकल, दैट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बट वी ऑलवेज हैव टू लर्न ग्लोबल एस्पेक्ट्स. अगर हम ग्लोबल से नहीं लर्न करेंगे तो हम लोकल को जनरेट करने में मुश्किल होता है. जैसे मुझसे प्रीवियस प्रेजेंटर डॉक्टर संतोष ने आपको जीरियाट्रिक के बारे में बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स और ये पहले ग्लोबल बताई, बहुत सारे पिक्चर्स भी ग्लोबल हैं, जिससे हम लर्निंग लेके हम लोकल में एडॉप्शन या एडेप्टेशन करते हैं और फिर न्यू रिसर्च जनरेट होती है. नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट चलें. सबसे पहली चीज़ है कि ग्लोबल चैलेंजेस क्या हैं जो पाकिस्तान पे भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं. क्लाइमेट क्राइसिस अब नंबर 1 आ रहा है. ठीक है, आप सिंध में फ्लड देखते हैं, हम ऊपर पहाड़ों में जाते हैं तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें, फिर उसका इफ़ेक्ट ऑल द वे डाउन तक आता है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एस्बेस्टोस है या टॉक्सिन है एनवायरनमेंट में, एलर्जीज इतनी हो रही, तो क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा पावर्टी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की हम बात करें, इक्विटी, इट्स वन ऑफ द वेरी बिग चैलेंजेस. कोविड, आप और हम सब ने कोविड से सफ़र किया, तो हमारे लिए इमरजेंसी रिस्पांस प्रिपरेशन क्या है, ट्रीटमेंट पे एक्सेस, इन्फेक्शस डिजीज़ तो सिंध में बहुत ज़्यादा कॉमन होंगी, सीजनल डिजीज़. और अनसेफ प्रोडक्ट्स के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, वरना कंपनीज नाराज़ भी हो जाती हैं, बट यू कैन गो अहेड और कर. तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं. टेक्नोलॉजी, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन उसके बहुत सारे कॉन्स भी हैं कि जब हम कहाँ पे मिसयूज़ और अब्यूज़ करते हैं. राइट, नेक्स्ट प्लीज़. फिर आप ये तस्वीर तो आप सब ने बार बार देखी होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. पहले हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे थे, अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल की बात कर रहे हैं. तो नंबर 3 जो यूजुअली हेल्थ केयर प्रोफेशनल लेते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे 17 के 17 जो गोल्स हैं वो हेल्थ प्रोफेशनल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑल 17 दे आर इंटरलिंक्ड. जैसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी में काम कर सकते हैं, ना नर्स इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, ना सर्जन इंडिपेंडेंटली, उसने सर्जरी करके बाहर ही भेजना होता है पेशेंट को, तो और लोग रिसीव करते हैं, ना फिजियोथेरेपी. तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में जिस तरह हम काम करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं हम, बिल्कुल इसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर इंटरडिपेंडेंट. हम ये नहीं कह सकते एक्सक्लूसिवली वन लेंगे. नेक्स्ट. अच्छा, मैंने क्या किया है, क्योंकि ये रिसर्च है तो मैंने ग्लोबल रिसर्च प्रायोरिटी ली है डिफरेंट कंट्रीज से. ऑस्ट्रेलिया ने जैसे रख दिया है कि फूड है, वाटर है, ट्रांसपोर्टेशन है, साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी रिसोर्सेज, हेल्थ, एनवायरनमेंट चेंजेस. अब आप देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और तकरीबन हर मुल्कों की प्रायोरिटीज़ किस तरफ जा रही है, ये किस तरह इंटरलिंक करते हैं. कनाडा हेल्थ इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा काम हमेशा करते हैं, तो उस पे. और फिर मैं चलती जा रही हूँ न्यूजीलैंड में हेल्थ प्रमोशन, जो पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है. हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ साइकोलॉजी, हेल्थ सर्विसेज पॉलिसी, मिडवाइफरी, नर्सिंग, न्यूट्रिशन, विमेंस हेल्थ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए. तो यूएस के अपने हैं, यूके ने अपने बनाए हैं, बट लेट्स सी साउथ अफ्रीका, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड हम बोलते हैं. साउथ अफ्रीका, कम्युनिकेबल डिजीज, दैट्स देयर प्रायोरिटी. वायलेंस एंड इंजरी, मेंटल हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज. सोशल डिटर्मिनेंट्स जब से WHO ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और स्टार्ट किया, सोशल डिटर्मिनेंट्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनते गए. सर्विस डिलीवरी, सप्लाई चेन, ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें अपनी ये प्रायोरिटी बहुत करीब हमें लगती हैं. नेक्स्ट. अब हम क्या करते हैं कि न्यूजीलैंड अपनी प्रायोरिटी को ट्रांसलेट कैसे करते हैं. तो अगर मैं सिर्फ नर्सिंग का देखूं तो वो उनके पास जो हाई रिस्क है
न्यूमोकोकल ह्यूमन इन्फेक्शन, HIV और ये आती हैं, पोस्ट ICU आउटकम एंड सिंड्रोम्स, डेवलपिंग नर्सिंग practice, continuing nursing values, nurses' response to practice and environment, health for older people. ये बहुत ज़्यादा नर्सिंग का निश है. कुछ चीज़ें नर्सिंग का निश होना चाहिए, एंड वन ऑफ द निश इज ओल्डर पॉपुलेशन. मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, जीरियाट्रिक्स पे सुना है. पैलिएटिव केयर, मोर और मोर, सिर्फ कैंसर्स नहीं, HIV पेशेंट्स या और भी जो पेशेंट्स एंड ऑफ लाइफ केयर हमें ज़रा डिफ़िकल्ट लगता है एब्जॉर्ब, तो पैलिएटिव केयर की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट, तो ये एग्जाम्पल है. इसी तरह US ने जब अपनी प्रायोरिटी बनाई तो उन्होंने हेल्थ कंडीशन, हेल्थ बिहेवियर, क्लाइमेट चेंजेस, सेटिंग और सोशल डिटर्मिनेंट्स की. अब यहाँ पे भी अगर आप इनकी प्रायोरिटी में देखेंगे तो क्लाइमेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. लेकिन जैसे इनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो क्रॉनिक डिजीजेस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अब क्रॉनिक, हर किसी को डायबिटिक, हाइपरटेंशन और क्रॉनिक डिजीजेस होती जा रही. अच्छा, एडिक्शन हमारे पास भी बहुत ज़्यादा है, कैंसर और डिमेंशिया, जो डॉक्टर साहब अभी मुझसे पहले बता के गए, जैसी एज आती जा रही है तो डिमेंशिया भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है. तो इस तरह से इन्होंने अपनी प्रायोरिटी बनाई है. क्यों ये कंट्रीज प्रायोरिटीज बनाते हैं रिसर्च की, क्या ज़रूरत है, वाई वी आर मेकिंग रिसर्च प्रायोरिटी. WHO ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए. कंट्रीज अपनी नीड्स को देख के और उसको वो रिवाइज करती रहती है. बाय द वे USA का ये हेल्दी पॉपुलेशन 2030 है. आखिर इसका क्या करना है? प्रायोरिटीज तो बनती हैं, पॉलिसीज बनाने में हमसे अच्छा कोई नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ें, मगर इन प्रायोरिटीज का करना क्या है. नेक्स्ट, मैं इस स्लाइड पे बाद में आती हूँ. नेक्स्ट, अब हम ICN पे, आपने डॉक्टर परवीन अली से बहुत कुछ ICN और जर्नल के बारे में सुना होगा. ICN और ICM, इंटरनेशनल कन्फेडरेशन मिडवाइफ और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, दे आर नॉट रेगुलेटरी बॉडी, और ना कोई इंडिविजुअल उसका मेंबर होता है, उसका मेंबर कंट्रीज होता है. लेकिन वो लोग भी प्रायोरिटीज अपनी स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन पे सेट करते हैं. और जो चीज़ें मैंने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से लर्न की, सबसे पहली चीज़ है, आपने देखा जीरियाट्रिक में पहले क्या था, डेफिनेशन. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नर्स की क्या डेफिनेशन है, एक मिडवाइफ की क्या डेफिनेशन है, और एक नर्स स्पेशलिस्ट या एडवांस प्रैक्टिस, ये डेफिनेशन हमारा स्कोप ऑफ प्रैक्टिस बनाती है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये फिलॉसफी और अंडरपिनिंग बताते हैं. तीसरी चीज़, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप देखें तो ये एजुकेशनल स्टैंडर्ड और रेगुलेशन के स्टैंडर्ड्स कंट्री क्या फॉलो करें ये बताते हैं. प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स ये बताते हैं. अब ये हम पे कोई स्टिक लेके या डंडा लेके नहीं बैठे हुए, ये कहते हैं हमारी ये गाइडलाइंस है. अब अगर कंट्रीज इनको फॉलो करना चाहते हैं तो अपने मुताबिक ये अडॉप्ट और एडेप्ट कर सकते हैं. दीज आर पब्लिक डोमेन. ठीक है. नेक्स्ट, नर्सिंग नाउ, कुछ दिन तो उसकी बहुत आई थी, बल्कि पाकिस्तान में भी इसका बहुत बड़ा इवेंट हुआ था. और उस वक्त, अब इनके गोल्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हुए हैं. उस वक्त इन्वेस्टिंग इन नर्सिंग था. बिल्कुल इसी वजह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट आई, और थ्रू नेस्ट, आपको पता होगा नेस्ट स्कॉलरशिप आई हैं, वो उसके बाद आई हैं. तो दिस इज, इसको ज़रा इंटरलिंक करना शुरू करें कि जब कोई ग्लोबल आके बात करते हैं, गवर्नमेंट कमिटमेंट शो करती है, मगर उस कमिटमेंट को हम ऑपरेशनलाइज, हाउ वी आर गोइंग टू ऑपरेशनलाइज. नेक्स्ट, अब ये मॉडल जो है ये 10-12 साल पहले अमेरिकन नर्सेज ने बैठ के बनाया. मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ. वहाँ पे अब तक तो 43 या 44 प्रोफेशनल बॉडीज. प्लीज लिसन टू दिस वर्ड,
प्रोफेशनल बॉडीज। तो इसका मतलब इनके पास जीरियाट्रिक नर्सिंग एसोसिएशन या सोसाइटी है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी है, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग सोसाइटी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, जैसे हमारे पास पाकिस्तान में मेडिसिन में है, जैसे सोसाइटी ऑफ ऑब्स्गाइनी है, पीडियाट्रिक सोसाइटी है, मेडिसिन की सोसाइटी है, इंटरनल मेडिसिन की। और ये सारी जो मेडिसिन की सोसाइटीज़ हैं, आप देखेंगे बहुत काम करते हैं। दे आर प्रोफेशनल बॉडीज, दे आर नॉट एक्टिविस्ट। प्लीज़ इस चीज़ को गौर करें। और ये मेरा मैसेज, प्लीज़ इसको गलत मत लीजिएगा नर्सेज। अभी तक हम में सिर्फ एक्टिविज्म है, आई डोंट नो राइट या रॉन्ग, मगर हमारे में प्रोफेशनल बॉडीज नहीं है। ये जो लेस मॉडल अमेरिका की नर्सेज ने कहा अब बहुत हो गया, हमें क्लिंटन ने 27 बार ब्रेकफास्ट पे बुलाया, हम इसके साथ रहे, मगर क्लिंटन गया, उसकी हेल्थ पॉलिसी गई, तो व्हाट वाज हैपनिंग। मैं उस वक्त अमेरिका में थी जब मेरे टीचर्स जाते थे और प्रेसिडेंट क्लिंटन जब उनको बुलाते थे, और फिर मैं जब पीएचडी कर रही थी तो ये इस पे काम कर रहे थे। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर फॉर डॉक्टरेट नर्स प्रैक्टिशनर के प्रोग्राम की स्टार्ट ऑफ द वर्कशॉप्स हुई। फिर इन्होंने बैठ के कहा, जो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस के मैंने नाम लिए जो रेगुलेशंस और इस पे बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ये मॉडल लाएंगे जो फ्यूचर के लिए एडवांस प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्स का क्या मॉडल होना चाहिए। इसको ये लोग कंसेंसस बिल्डिंग मॉडल कहते हैं। दुनिया में सबसे जो बड़ी मुश्किल चीज़ होती है ना, वो है कंसेंसस। 10 को बुलाएंगे तो 8 तो नाराज होंगे, नहीं भी होंगे आपके सामने, तो फिर भी कुछ ना कुछ होगा। तो कंसेंसस बिल्डिंग मॉडल में लेस मॉडल क्या है? L मीनिंग लाइसेंचर, जिसको आप रजिस्ट्रेशन कहते हैं। A मीनिंग एक्रेडिटेशन, जो हमारे पास वर्ड अभी भी इंस्पेक्शन के तौर पे यूज होता है। C मीन्स सर्टिफिकेशन और E मीन्स एजुकेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये तो हम भी कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि हम नहीं कर रहे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि अगर हम मास्टर्स प्रोग्राम कर रहे हैं एंड लेट्स सपोज जीरियाट्रिक की हमने स्पेशलाइजेशन ली है और हम मास्टर्स इन जीरियाट्रिक्स कर रहे हैं, तो जब मुझे यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी, अप्रूव यूनिवर्सिटी ने मुझे डिग्री दी, तो इसका मतलब ये है कि मैं जॉब में फॉरेन जाऊंगी तो जॉब मुझसे मेरे क्रेडेंशियल्स मांगेंगे, जो अभी पाकिस्तान में नहीं है, मगर मेडिसिन में मैं स्लोली देख रही हूँ आ रहा है। तो जॉब में हमसे क्रेडेंशियल्स मांगेंगे। वो क्रेडेंशियल्स कहाँ से आएंगे? कि अगर मेरी जीरियाट्रिक स्पेशलाइज्ड नर्सिंग सोसाइटी है, एजुकेशन ई मैंने कंप्लीट किया, सर्टिफिकेशन लेना। तो जब मैं उनकी सर्टिफिकेशन लेती हूँ, एग्जाम्स देके उनको, जैसे हम दे रहे हैं ना अभी प्रोविंशियल या पीएनसी का, खैर वो तो अभी एग्जाम्स नहीं हो रहे, तो जब हम एग्जाम्स देते हैं तो वो हमें सर्टिफाई करते हैं। और एक्रेडिटेशन तो ऑलरेडी प्रोग्राम होता है। जब वो हमें सर्टिफाई करते हैं तो बेसिक लाइसेंस NLN देता है, नेशनल लीग ऑफ नर्सेज लाइक पीएनसी। स्पेशलाइज फंक्शनिंग लाइसेंस जो है वो NLN नहीं देता है, वो स्टेट बेस देखा जाता है और स्टेट देखता है कि किसने क्रेडेंशियल कंप्लीट किया। तो फिर जब आप जॉब लाइफ में जाते हैं, वर्क लाइफ में जाते हैं, तो आपके सर्टिफिकेशन क्रेडेंशियल्स, ऑफ कोर्स क्रेडेंशियल में एजुकेशन होगा और सर्टिफिकेशन होगी, और इस तरह से देख के हम आगे चलते हैं। इसको हम कहते हैं लेस मॉडल। तकरीबन दुनिया ने इसी मॉडल को लिया है। ये अलग बात है कि कनाडा, अब तो अफ्रीका से भी मेरी बात हो रही है, चाहे वो लेस मॉडल का नाम दें या ना दें, मगर यही चलता है। अब विदाउट एग्जामिनेशन और विदाउट सर्टिफिकेशन वेस्टर्न वर्ल्ड तो नहीं मानता, अफ्रीका भी नहीं कर रहा, अफ्रीका भी बहुत हद तक इसमें जा रहा है। तो ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये क्यों की गई? क्या उनको बहुत शौक था एग्जाम देने का या एक्रेडिटेशन? नहीं। पब्लिक की नज़र में और प्रोफेशंस की नज़र में और गवर्नमेंट की नज़र में अगर इनको अपनी क्रेडिबिलिटी सेट करनी है तो दे हैव टू गो थ्रू वेरी हार्ड कोर नर्सिंग मॉडल।
नेक्स्ट स्लाइड। तो इन्होंने क्या किया, क्या हम समझते हैं, हम थोड़ा गलत कनोटेशन लें कि एडवांस प्रैक्टिस नर्स का मतलब एडवांस प्रैक्टिस नर्स, ऐसा नहीं है। जिस दुनिया से ये लफ्ज आया, जिस दुनिया से ये मॉडल आया, उसमें ये 4 हैं। पहली चीज है उनमें नर्स एनेस्थेटिस्ट होती है। जैसे रूरल एरिया होते हैं वहां पे एनेस्थेटिस्ट और नहीं अवेलेबल है, वो नर्स ट्रेवल भी करती है। मेरे अपने कलीग्स से मेरे साथ पेश हुए, वो डॉक्टर्स के साथ ट्रेवल करती थी, सर्जन के साथ, तो नर्स एनेस्थेटिस्ट, नर्स मिडवाइफ, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट भी इसी मॉडल का हिस्सा है, हम भूल जाते हैं। तो अगर हम स्लोली जाते हैं क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट जैसे जीरियाट्रिक स्पेशलिस्ट बनाने के लिए, दैट इज दिस मॉडल, और नर्स प्रैक्टिशनर। तो अगर मैं ये भी लेना चाहूँ क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, आई हैव टू गो थ्रू सर्टिफिकेशन। द ओनली थिंग आई वॉन्ट बी एबल टू प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है मुझे प्रिस्क्रिप्शन नहीं करनी, आई वॉन्ट टू रिमेन फॉर माई लाइफ एज अ स्पेशलिस्ट, एज ए एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। लेकिन और ऊपर देख लें, वो चाहे नर्स जो ये क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट और एडवांस, चाहे फैमिली इंडिविजुअल हो, चाहे एडल्ट जीरेंटोलॉजी हो, चाहे वुमेन्स हेल्थ हो, जिस स्पेशलिटी में आप होंगे उसकी आपको सर्टिफिकेशन और सर्टिफाई करने के बाद ही आप कह, और फिर आप अपनी ट्रेजेक्ट्री बनाते हो उसी फील्ड में। मैं जंपिंग ना करूं। आपने डॉक्टर्स को देखा है वो जंपिंग करते हैं? आपने डॉक्टर्स को देखा है कि वो कितना भी पढ़ लें अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ते हैं? है या नहीं है? ईमानदारी से बात, वो अपनी क्लिनिक भी चलाएंगे ना, जरूर चलाएंगे ना। प्रैक्टिस, आई ऑलवेज से डू नॉट डिवोर्स प्रैक्टिस। मेरी अपनी जितनी भी फैकल्टी थी, चाहे वो पीएचडी में मुझे पढ़ा है, मास्टर्स में, वो सब नर्स प्रैक्टिशनर तब थी कि वो खुद अपनी प्रैक्टिस कर रही थी और हम उन्हीं की प्रैक्टिस में जा रहे थे प्रैक्टिकम करने। सो इसको जरा गौर करें, इसको जरा सोचें। नेक्स्ट, तो ये जो है, ये मैं इस पे अभी नहीं जा रही हूँ, मगर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हर सोसाइटी ने अपनी अपनी कॉम्पिटेंसी डिफाइन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं कह रही हूँ मुझे जीरियाट्रिक नर्स बननी है, तो मुझे सर्टिफिकेशन किन कॉम्पिटेंसीज पे मिलेगी? विदाउट कॉम्पिटेंसी फॉरगेट अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको डॉक्टर साहब ने पिक्चर में बताया ना कि नर्सेज असेस कर रही थी आईवी, एवरीथिंग, हेल्थ असेसमेंट की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उनके लिए। एवरीथिंग इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड। नेक्स्ट प्लीज। मैं थोड़ा इसलिए फास्ट जा रही हूँ, प्रेजेंटेशन यही है। मैंने मैडम परवीन से कहा है बाद में किसी वक्त आके, ये तो कॉन्फ्रेंस और टाइम बाउंड है, हम इनको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा रिसर्च और पॉलिसी में क्या होगा? पहली चीज के बेस्ट रिसर्चेस जो मैंने देखी है हेल्थ फील्ड में, वो प्रैक्टिस से आती है। बेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस से आते हैं। मैंने आज ये मिसबा जो मेरे साथ हैं, शी इज़ माई फ्यूचर जनरेशन, ये 10 साल से इनका डायलिसिस का एक्सपीरियंस, और जब ये मास्टर्स करने आई, क्लियरली न्यू व्हाट शी वांट्स टू डू रिसर्च इन। शी सेड मेरी प्रैक्टिस में मैंने हर दफ़ा ये देखा है, दिस इज द थिंग, और आप सुपरवाइजर बन के मुझे हेल्प करें हाउ टू फ्रेम माई क्वेश्चन, what methodology I should go and how to analyze my research. That was only my role. But she knew from her practice what she want. तो हम सब अपनी अगर प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन उठाएंगे, वही रिसर्च, और उसी फील्ड में आप रिसर्च करें, उसी को डिसेमिनेट करें, आप खुद ब खुद एक्सपर्ट बनेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने यूनिट्स में बैठे हुए हैं प्रैक्टिस यूनिट में, और लोग आपको कांटेक्ट करें कि LMIC, लो मिडिल इनकम कंट्री की डायबिटिक्स के ये इश्यू है, दैट इज द नर्स हु इज पब्लिशिंग, वो डिसेमिनेट करती है, हम उसको कांटेक्ट करते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। सो वही चीजें फिर वही जो एक्सपर्ट नर्स होती ना, वही गवर्नमेंट से, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट, पॉलिसीज में चेंज करवाती। किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए। पहले पॉपुलेशन के लिए वो चेंज करवाती हैं, फिर अपनी डिमांड्स पे जाती हैं। तो पॉपुलेशन, पीपल ऑफ पाकिस्तान या पीपल ऑफ सिंध, पहले हम अपने घर को देखते हैं ना। अच्छा, सबके पास फोन है, इसका फोटो खींचें और देखें क्या खुल रहा है,
और अपनी थॉट्स दें कि हमने अभी प्रायोरिटी बताई तो हमें आगे करना क्या है। हम आपको ज़रा ये आईडी भी कॉपी करके दे रहे हैं। हाँ, आप स्कैन कर लें, कुछ लोग ही स्कैन कर लें। आपके फ़ोन पे कुछ आपको नज़र आया? यस, नज़र आया? सो वी हैव गॉन थ्रू सम ऑफ द थिंग। जस्ट थिंक कि हमें क्या करना है। जस्ट कीप टाइपिंग वन वर्ड। आपके सामने स्क्रीन आई हो और उसमें आप कोई भी वर्ड टाइप करते हैं कि हम आगे के लिए, आप एज अ नर्सेज, यू आर अवर फ्यूचर। फ्यूचर क्या, फ्यूचर आज ही है। यू आर अवर यंग जनरेशन। सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस जो हम सोच रहे हैं? कोलैबोरेशन, यूनिटी। मैं तो रिसर्च पे बात कर, इन सारी ये प्रायोरिटीज आई ना इतनी सारी, इसका क्या करना है हमें? देखें क्या कंट्रीज करती हैं। जैसे ही कंट्रीज प्रायोरिटीज देते हैं, स्कूल्स ऑफ नर्सिंग, इनका है यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम, वो बैठ के फैसला करते हैं कि अब हमें ये प्रोग्राम लाना है, ये कोर्सेज लाना। ज़रूरी नहीं है पूरा प्रोग्राम हो, हमें ये कोर्सेज लानी है, हमें ये कोर्सेज लाने हैं। वो कोर्सेज की प्लान करते हैं और वो प्रोग्राम में चेंज होता है और वो करिकुलम का पार्ट बनते हैं। मसलन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, तो वो इजिप्ट में कॉन्फ्रेंस में गई थी, ठीक है, विमेंस कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पे बेनज़ीर ने बहुत ज़्यादा जो काम किया था वो विमेन पॉलिसी मेकर और इनके साथ किया। शी वॉज द की नोट चीफ। मैंने उसको बीजिंग में देखा, लोग इसको फॉलो करते थे, मतलब इतना फॉलो, और स्पेशली खवातीन, चाहे वो अंग्रेज होती थी या मुस्लिम कंट्री की। तो जब हम बोलते थे हम पाकिस्तान से हैं, तो वो एकदम आके हाथ चूमती थी इस तरह। तो बेनज़ीर ने क्या कहा कि हमें पॉलिसी बनानी होगी। तो उसने पता है 3-4 चीजें क्या कही थी। उसने कहा विमेन्स हेल्थ तो कहीं विजिबल ही नहीं है। दैट वॉज द डिक्लेरेशन ऑफ इजिप्ट कि विमेन हेल्थ का हम करेंगे। फैमिली प्लानिंग तो कहीं विजिबल नहीं है। शी वॉज द वन हु टुक ऑन, ठीक है, एडोलेसेंस गर्ल्स हेल्थ। उसके बाद पता है क्या हुआ? हमने किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन सबसे पहले मैंने देखा जब आई वॉज डूइंग, मैं अमेरिका से आ रही थी मास्टर, तो उनकी यूनिवर्सिटीज बैठी हुई थी और उन्होंने वुमेन्स हेल्थ को कोर्सेज में लाए और आज इनके पास विमेन्स हेल्थ फ्लरिशिंग प्रोग्राम्स हैं। ये इजिप्ट का आउटकम है, हमने आज तक किया नहीं किया। आज आप उन यूनिवर्सिटी में जाएं, क्लाइमेट नंबर 1 है, कैंसर ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट, तो वो क्या करते हैं कि अपनी प्रायोरिटी को करिकुलम कोर्सेज का हिस्सा बनाते हैं और करिकुलम का हिस्सा बनाते हैं। बट क्लिनिकल प्रैक्टिसेस वो बैठ के डिस्कस करते हैं कि अगर ये कोर्स बना है और ये प्रोग्राम बना है तो क्लिनिकल प्रैक्टिस कहाँ कहाँ होंगी, किस तरह होंगे, क्या हमारी फैकल्टी क्लिनिकल प्रैक्टिस की सुपरविजन के लिए तैयार है, और अगर नहीं तैयार है तो हम किस तरह से फैकल्टी को क्लिनिकल के लिए प्रिपेयर करें। हम कितने लोगों को प्रिपेयर करते हैं इस तरह कि क्लिनिकल के लिए फैकल्टी? तो क्लिनिकल प्रैक्टिस आर इम्पॉर्टेंट, वरना हम कितनी भी डिग्रीज कर लें। मैं अपने आप को बोलूँ मैं मास्टर्स ऑन्कोलॉजी में हूँ, वुमेन्स हेल्थ में हूँ, व्हाट डज इट मेक डिफरेंस? नो, until the change and outcome comes through the patients, through the population, वरना कोई इसमें नहीं। और उसी के साथ रिसर्च और इनोवेशन है। बहुत सारी नर्सेज ने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को पेटेंट करवाया है एंड दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी। जो छोटी छोटी होती ना, जैसे ऑर्थोपेडिक या ओल्ड एज पेशेंट, जो भी कंफर्ट छोटे छोटे डिवाइस बनाते हैं, उनको वो पेटेंट करवाती हैं। और फंडिंग जो है वो कंट्री उसी में, हमारे पास अभी तक रिसर्च फंडिंग का इतना, हम बहुत एडवोकेट तो करते हैं लेकिन अभी तक वो कल्चर नहीं आया। मुझे नहीं पता है आपकी यूनिवर्सिटी में सीड ग्रांट है रिसर्च के लिए, और सीड ग्रांट हर कोई अप्लाई कर सकता है? एवरीबडी, दैट्स एक्सीलेंट। आप में से नर्सेज, आप लोग सीड ग्रांट, मास्टर्स के स्टूडेंट्स, आप लोग अप्लाई करते हैं?
क्यों नहीं करते हैं? आवाज तो देखिए कितनी भारी आवाज है, सीड ग्रांट है सभी के लिए ना, मल्टी डिसिप्लिनरी। तो अपनी यूनिवर्सिटी की सीड ग्रांट तो लेना सीखे ना, सीड ग्रांट ले और फिर आगे बढ़ते जाए। मैं रिसर्च ग्रांट की बात कर रही हूँ, मैं PC1 और उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो बिल्डिंग्स और उनके लिए आती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रिसर्च ग्रांट। और आप यकीन करें बहुत मुश्किल होती है, हमें पता है हमें कितनी मुश्किल होती है। और ख़ास तौर से जब आप इंटरनल ग्रांट्स लेना सीखेंगे, फिर आप एक्स्ट्रा म्यूरल ग्रांट्स लिखना सीखेंगे। तो ग्रांट्स लेना मुश्किल ज़रूर है, मगर अपने घर से स्टार्ट करें। तो कंट्रीज अपनी फंडिंग उसमें चैनलाइज करते हैं जो इनकी प्रायोरिटी होती है, और वो इनकी पॉलिसीज बनती चली जाती हैं। दैट इज द एंड गोल। नेक्स्ट, और फिर फाइनली हमें भी इनोवेशन को फोस्टर करना चाहिए। प्रैक्टिस जो आप लोग करते हैं उसी को प्रेजेंट करें, इन्फॉर्म करें और हेल्थ पॉलिसीज में कंट्रीब्यूट करें, लेकिन ये पूरा साइकिल कंप्लीट करना होता है। तो फ्रंट लाइन सोल्जर्स, इसको मैं दोबारा रिएट्रेट करती हूँ, एजुकेशन प्लस ट्रेनिंग, रिसर्च। अच्छा, एविडेंस बेस्ड आप प्रैक्टिस जो बात होती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता है ये जो हेपरिन की जगह पे हम अब हेपरिन नहीं देते, नॉर्मल सलाइन। जब मैंने बहुत पहले उसकी रिसर्च आई वेंट थ्रू इन डिटेल कि यूके में नर्सेज ही ने आइडेंटिफाई किया कि हेपरिन के बहुत वो होते हैं, तो उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल किया था कि 1 यूनिट में वो हेपरिन देते थे, 1 यूनिट नॉर्मल सेलाइन। देयर वाज नो डिफरेंस और प्रैक्टिस चेंज हो गई, वो पॉलिसी बनती गई। नर्सेज ब्रॉट दिस थिंग्स। तो ऐसी तो नर्सेज बहुत सारी पॉलिसी चेंज। तो आप तो सिंध में बैठे हुए हैं ना, फ्लड आया, कितने सारे फ्लड बॉर्न डिजीजेज आई थी, जेंडर वायलेंस आया, बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं कराची में बैठे सुन रही थी। मगर हम कहाँ पे गए, हम नर्सेस कहाँ पे गए? और नर्सेस ने काम बहुत किया था, कम से कम मुझे पिक्चर तो नज़र आ रही थी कि बड़े बड़े राशन जमा करे। हमने वेलफेयर का काम बहुत किया, मगर दूसरों ने उस वेलफेयर के काम से निकल के इतनी रिसर्च भी चमकाई, इनोवेशन भी चमकाए, और आज वो उसी पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और लास्ट थिंग, पब्लिकेशन। लेट्स गो नेक्स्ट, लास्ट। ये जर्नल है, ठीक है, ये जर्नल ऑफ एशियन मिडवाइफ है। मैं इसकी एडिटर हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मार्केट कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ 14 साल इस पे मेहनत की। जब सेकंड वॉल्यूम आया तो सिनॉल तो आप जानते होंगे ना, इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर इंडेक्स नहीं करेंगे तो प्रीडेटरी जर्नल में वो आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर देंगी। तो सिनॉल ने इंडेक्स किया। जब 10 साल, हम सिर्फ 2 वॉल्यूम पब्लिश करें, जब 10वां वॉल्यूम आया तब जाके स्कोपस ने एक्सेप्ट किया। एंड स्कोपस इज अ डेटाबेस, आपको पता है ना, HEC 2 ही डेटाबेस एक्सेप्ट करता है, वेब ऑफ साइंस और स्कोपस, ये 2 ही डेटाबेसेस एक्सेप्ट करता है। तो ये 14 साल मेहनत लगती है। लेकिन हमने ये मेहनत क्यों की कि मुझे जब भी मिडवाइफ वेस्टर्न वर्ल्ड का ग्रुप मिलता था, मुझे बोलता था, रफ़त जान, आपकी दुनिया से कोई रिसर्च या कोई इंफॉर्मेशन या कोई कम्युनिकेशन नहीं आती है, तो क्या जर्नल नहीं स्टार्ट होता है? तो सेकंड वॉल्यूम पे आई वाज सरप्राइज। मैंने सिनॉल को पूछा, आप हमें क्यों कांटेक्ट करें, हमारे पास तो मनी भी नहीं है, मनी भी नहीं लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं, मिडविफरी के गुरु कह रहे हैं हम साइट करें, हमें ये इंडेक्स चाहिए। और अब ये स्कोपस में, ये बहुत मेहनत तलब काम होता है। तो सोच समझ के पब्लिश करें उन जर्नल्स में। आप लोग HEC तो देखते हैं ना, HEC की लिस्ट, ठीक है ना? तो प्लीज़, ये बहुत मेहनत तलब काम होता है, और एंड रिजल्ट तो बहुत अच्छा नज़र आता है, लेकिन जो इसकी जर्नी होती है ना, वो रोलर कोस्टर जर्नी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।